साल 1991, वो समय जब कुवैत के तपते रेगिस्तान में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चल रहा था। यूएस आर्मी की एक टुकड़ी रात के अंधेरे में गश्त लगा रही थी। टीम को लीड कर रहा था मेजर बेनेडिक्ट मार्को और बेन, और उसका साथ दे रहा था सार्जेंट रेमंड शॉ, जो इस जंग में काफी भयभीत दिखाई पड़ रहा था। बाकी सोल्जर्स हंसी ठिठोली करते हुए गाड़ी में पत्ते खेल रहे थे। तभी उनकी हंसी चीख पुकार में बदल गई। अचानक दुश्मनों ने चारों तरफ से उन पर हमला कर दिया। गोलियों की बारिश होने लगी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। मेजर बेन ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसके सिर पर जोरदार वार करके उसे बेहोश कर दिया। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट टाइम में आ गई। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बीते वक्त की अब एक ऐसी घटना बन चुकी थी जिसकी कहानी इतिहास के पन्नों में अमर थी। मेजर बेन भी इस युद्ध से जिंदा लौट आया था। वो देश का एक सम्मानित नागरिक था। उसे बड़े बड़े समारोहों में बुलाया जाता, जहां वो बच्चों और नौजवानों को अपनी कहानी से प्रेरित करता। वो बताता था कि कैसे उस रात दुश्मनों ने उन पर अचानक हमला किया। उनके 2 साथी मौके पर शहीद हो गए। हर तरफ मौत का मंजर था। सबने हार मान ली थी। लेकिन तभी सार्जेंट रेमंड शॉ मसीहा बनकर खड़ा हुआ। उसने अकेले दम पर दुश्मनों का मुकाबला किया और उनकी पूरी यूनिट को मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाल लाया। वे 3 दिनों तक रेत के तूफान में फंसे रहे, लेकिन फिर उन्हें ढूंढ लिया गया और वे अपने देश लौट आए। रेमंड को उसकी बहादुरी के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा सम्मान मेडल ऑफ ऑनर दिया गया। रेमंड एक वॉर हीरो कहलाने लगा। पूरा देश उसका सम्मान करता था और बेन को भी अपने सार्जेंट रेमंड पर गर्व था। बेन एक स्कूल में बच्चों को स्पीच देकर जब लौट रहा था, तभी दरवाजे पर एक आदमी ने उसे रोका। वो था कॉर्पोरल मेलविन, जो कुवैत की जंग में बेन के साथ लड़ा था। बेन उस युद्ध के बाद आज पहली बार मेलविन से मिल रहा था। उसने मेलविन को गले लगा लिया, मगर मेलविन कुछ परेशान और घबराया हुआ लग रहा था। वो बेन के करीब आया और धीमे स्वर में बेन से कहा, मेजर, अभी अभी आपने कुवैत युद्ध की जो कहानी सुनाई, क्या आपको लगता है वो सच है? हम यही जानते हैं ना कि रेमंड ने हम सबकी जान बचाई थी और फिर हम सब 3 दिनों तक रेत के तूफान में फंसे रहे। लेकिन मेजर, उन 3 दिनों में क्या हुआ आपको याद है? बेन को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, क्या कहना चाहते हो मेलविन? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेलविन ने कहा, मेजर, मुझे हर रात कुवैत युद्ध के सपने आते हैं। भयानक सपने जो इतने साफ होते हैं कि लगता है जैसे वो सपने नहीं, यादें हों। मगर उस सपने में कुछ भी वैसा नहीं होता जो हमें याद है। जैसा कि रेमंड का हमें बचाना, हमारा 3 दिनों तक रेत के तूफान में गुम हो जाना, कुछ भी नहीं। सच बताइए, क्या आपको भी वो सपने आते हैं मेजर? इस पर बेन ने उसे समझाया, देखो मेलविन, युद्ध से लौटने के बाद हम सबके साथ ऐसा हुआ था। हम सबको भयानक सपने आते थे, हमें भ्रम होते थे, लेकिन ये सब हमारा दिमागी फितूर है। मेरी मानो तो तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन मेलविन चिढ़ गया। उसने एक फाइल निकाली और कहा, मैं पागल नहीं हूं मेजर। इस फाइल में वो दृश्य है जो मुझे हर रात दिखाई देते हैं। मेजर, अगर आपको मेडल ऑफ ऑनर मिला होता तो मैं भी मान लेता, मगर रेमंड वो जंग में सबसे ज्यादा डरा हुआ था। उसने अकेले हम सबको कैसे बचा लिया? क्या आपको ये अजीब नहीं लगता? ये कहते हुए मेलविन ने हड़बड़ी में वो फाइल गिरा दी। उसमें मेलविन ने अजीबोगरीब चित्र बनाए हुए थे। तभी बेन को एक चित्र दिखा, किसी औरत का चित्र, जिसके चेहरे पर हर तरफ टैटू बने हुए थे। बेन एक पल को उस चित्र में खो सा गया, जैसे उसने भी टैटू वाली उस औरत को देखा हो। बेन फौरन अपने घर चला आया और सोच में डूब गया। दरअसल बेन को भी हर रात एक भयानक सपना आता था, जिसमें वो और उसके साथी एक लैब में होते थे। एक डॉक्टर उन पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा होता था। सारे के सारे सोल्जर्स एक साथ एक ही बात दोहरा रहे होते थे, रेमंड शॉ सबसे दयालु, सबसे बहादुर, सबसे मिलनसार और सबसे निस्वार्थ इंसान है। वहीं बेन को वो टैटू वाली औरत दिखाई दी थी, जिसका चित्र मेलविन ने बनाया था। अब तक तो बेन इस बुरे सपने को दिमागी फितूर समझकर टालता आ रहा था, मगर अब उसे एक बात परेशान करने लगी। भला वो टैटू वाली औरत बेन और मेलविन दोनों के सपने में कैसे हो सकती थी? इसी दौरान बेन ने टीवी ऑन किया। उसने देखा हर न्यूज चैनल में केवल रेमंड शॉ का चेहरा ही छाया हुआ था। रेमंड शॉ इलेक्शन में खड़ा हुआ था। दरअसल देश के हालात बेहद नाजुक थे। चारों तरफ युद्ध का माहौल बना हुआ था। इसी डर और तनाव के बीच रेमंड की मां एलिनोर प्रेंटिस शॉ, जो कि एक बड़ी पॉलिटिशियन थी, उसने रेमंड को देश के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया था। रेमंड पहले से ही एक देश का हीरो कहलाता था और अब ऐसे तनाव भरे माहौल में, जहां दुश्मन देशों से हमला होने की आशंका जताई जा रही हो, ऐसे में सारी जनता केवल रेमंड पर ही भरोसा कर रही थी। रेमंड का इस इलेक्शन में जीतना और वाइस प्रेसिडेंट बनना तय था। इस खबर ने बेन के दिमाग में एक बार फिर कोहराम मचा दिया।
रेमंड का अकेले अपनी टीम को बचाना, एक वॉर हीरो बनना और फिर पॉलिटिक्स में कदम रख देना, ये सब एक फिल्म की कहानी लगती थी जो बेन को हजम नहीं हो रही थी। बेन को एक और बात याद आई। दरअसल युद्ध से लौटने के बाद सारे सोल्जर्स ने रेमंड की तारीफ में एक ही बात कही थी, जैसे वो बात उन्हें रटाई गई हो, वही बात जो वे सपने में दोहरा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं वो सपना सच हो, उनका ब्रेन वॉश किया गया हो और उन्हें रेमंड को हीरो मानने पर मजबूर कर दिया गया हो। इसकी तह तक जाने के लिए बेन ने उन सारे सोल्जर्स से संपर्क करने की कोशिश शुरू की जो कुवैत की उस जंग में उसके साथ थे, लेकिन बेन के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे पता चला कि वो सारे सोल्जर्स मर चुके हैं। अंत में बेन मेलविन के घर पहुंचा, लेकिन मेलविन भी घर पर नहीं था। अब तो बेन का शक गहराने लगा। इसी दौरान दूसरी ओर रेमंड चुनाव प्रचार करने न्यूयॉर्क शहर आया हुआ था, जहाँ एक होटल रूम में उसके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। रेमंड जब अपने होटल रूम में पहुंचा तभी होटल रूम के फोन पर उसे कॉल आया। उसने जब फोन उठाया तो फोन पर पहले तो कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर जब रेमंड ने पूछा कौन बोल रहा है, तो दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई जो अलग अलग तरह से बस रेमंड का नाम पुकारने लगा। उसने कहा सार्जेंट शॉ, सार्जेंट रेमंड शॉ। और फिर जब उसने कहा रेमंड प्रिंटिस शॉ तो रेमंड के अचानक भाव ही बदल गए। वो मुस्कुराने लगा जैसे किसी ने उसे अपने वश में कर लिया हो। उसे फोन पर इंस्ट्रक्शंस मिले कि बेडरूम में जाओ और अलमारी खोलो। रेमंड बिना सोचे समझे किसी रोबोट की तरह बेडरूम की तरफ चल दिया, जहां अलमारी के पीछे एक सीक्रेट चैम्बर था। उस चैम्बर में एक छोटी सी लैब मौजूद थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई एक डॉक्टर से। ये वही डॉक्टर था जिसे बेन ने अपने सपने में देखा था। रेमंड पूरी तरह से उसके वश में था, उसके सारे आदेश मान रहा था। डॉक्टर ने उसकी खोपड़ी में एक मोटी सी सुई से ड्रिल किया और एक छोटी सी चिप उसके ब्रेन में इम्प्लांट कर दी। ये सब रेमंड के जागते हुए हो रहा था, पर रेमंड के मुंह से दर्द की कराह तक नहीं निकली। दूसरी ओर मेलविन काफी समय से घर नहीं लौटा था। बेन उसका इंतजार करके थक चुका था। उसने एक चाकू की मदद से दरवाजे का लॉक तोड़ दिया और अंदर आया। उसने देखा मेलविन ने कमरे की दीवारों को अजीबोगरीब चित्रों से भर दिया है। वे सारे चित्र बेन के डरावने सपने से मेल खा रहे थे। मेलविन ने अपने चित्रों में रेमंड को किसी शैतान की तरह दिखाया था जो अपने ही साथी को मार रहा है। बेन भी अपने सपने में रेमंड का यही रूप देखा करता था। इससे बेन को शक होने लगा कि कहीं ये सपने उनकी यादें तो नहीं जो शायद भुला दी गई हैं। सच्चाई जानने के लिए बेन रेमंड से मिलने न्यूयॉर्क के लिए निकल गया। वो जब ट्रेन में सफर कर रहा था तभी एक लड़की उसके पास आकर बैठ गई। उसने यूजीनी के तौर पर बेन को अपना परिचय दिया और बताया कि वो ग्रोसरी स्टोर की शॉपकीपर है जहाँ से बेन अक्सर सामान खरीदता है। यूजीनी शायद बेन को पसंद करने लगी थी। वो न्यूयॉर्क पहुंचने तक बेन से चिपकी रही, उसे फोन नंबर भी दिया और कहा अगर तुम यहाँ घूमने आए हो तो कुछ दिन मेरे अपार्टमेंट में रह सकते हो। अब बेन उसे नजरअंदाज नहीं कर पाया। न्यूयॉर्क में कुछ दिन बताना ही था, इसलिए बेन उसके अपार्टमेंट में आ गया। कुछ समय बाद यूजीनी डिनर तैयार कर रही थी और बेन नहा रहा था। तभी उसे अपनी पीठ पर एक छोटा सा उभार जैसा कुछ महसूस हुआ। हालांकि ये उभार कुवैत की जंग के बाद से उसकी पीठ पर था, लेकिन इसे जंग में लगी चोट समझकर बेन अनदेखा कर रहा था। मगर अब उसे शक हुआ कि उस सपने की तरह ये जख्म भी शायद आम नहीं। बेन ने चाकू उठाया और उस जख्म को कुरेद कर देखा। वहां उसे एक छोटी सी मेटल की चिप जैसी कोई चीज मिली। बेन उसे अभी ठीक से देख ही नहीं पाया था कि तभी अचानक यूजीनी दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। बेन चौंक गया और हड़बड़ी में उसके हाथ से वो चिप छूटकर सिंक में जा गिरी। बेन ने बहुत कोशिश की पर वो दोबारा उसे ढूंढ नहीं पाया। अब तो बेन को पूरा यकीन हो गया था कि उनके दिमाग के साथ जरूर कोई खिलवाड़ किया गया है। अगले दिन बेन रेमंड से मिलने पहुंचा। उसकी ऑफिस बिल्डिंग के बाहर उसके सपोर्टर्स की भीड़ लगी थी। बेन भी उस भीड़ में था। जब रेमंड अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से गुजरा तभी बेन ने चिल्लाकर उससे कहा, रेमंड शॉ, क्या तुम्हें भी वो सपने आते हैं? रेमंड एक पल को ठिठक गया। उसने बेन को देखते ही पहचान लिया। उसके दिल में आज भी बेन के लिए सम्मान था। बेन ने उससे कुछ पल अकेले में बात करने की गुजारिश की। रेमंड राजी हो गया और उसे अपने ऑफिस बुला लिया। बेन ने रेमंड को मेलविन की वो चित्रों से भरी फाइल दिखाई और पूछा, रेमंड, क्या तुम्हें भी भयानक सपने आते जिनमें तुम ऐसे दृश्य देखते हो? ये सुनकर रेमंड मुस्कुरा दिया और धीमे से बोला, जानते हो बेन, मैं बचपन से ही एक नकली जिंदगी जीता आ रहा हूँ। बाहर से लोग मुझे हीरो समझते हैं, लेकिन अंदर से मैं बस एक कठपुतली हूँ जिसकी डोर हमेशा मेरी माँ के हाथों में थी। बचपन से लेकर आज तक वही तय करती थी कि मुझे क्या बनना है, किससे मिलना है, किससे दूर रहना है। यहाँ तक कि मेरी अपनी मोहब्बत जोसलीन को भी उन्होंने मुझसे दूर कर दिया। उस खोखली जिंदगी से तंग आकर ही मैंने मिलिट्री ज्वाइन की थी, लेकिन वहां भी पता नहीं कैसे मैं एक हीरो बन गया। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने कैसे अकेले सारे दुश्मनों से लड़कर अपने साथियों को बचाया और फिर एक बार वापस उसी खोखली जिंदगी में लौट आया, जहां आज भी मेरी जिंदगी के हर फैसले मेरी माँ ही लेती हैं। ये सुनकर बेन ने कहा, रेमंड, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो ना हो हमारा ब्रेन वॉश किया गया है, हमारी यादें बदली गई हैं,
हमारे सारे साथी मर चुके हैं और मुझे मेरी पीठ पर एक इम्प्लांट भी मिला। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी पीठ पर भी ऐसा इम्प्लांट जरूर होगा। बेन रेमंड से रिक्वेस्ट करने लगा कि वो इस मामले की तह तक जाने में उसकी मदद करे। बेन उसकी पीठ पर इम्प्लांट ढूंढना चाह रहा था, लेकिन तभी अचानक रेमंड के तेवर ही बदल गए। उसने कहा, देखो बेन, अब जो होना था हो चुका, इलेक्शन पास है, ऐसे में मैं कोई झमेला नहीं चाहता। बेहतर होगा तुम बीता हुआ कल भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। ये कहकर रेमंड वहां से जाने लगा। तभी बेन ने उसे दबोच लिया और उसकी पीठ पर अपने दांत घुसा दिए। रेमंड की दर्द भरी आवाज सुनकर उसके बॉडीगार्ड्स वहां अंदर आ गए और बेन को पकड़कर उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ समय बाद बेन FBI की कस्टडी में था, जहां उसके सीनियर आर्मी ऑफिसर भी मौजूद थे। तभी उन्होंने बेन को मेल्विन की कुछ भयावह तस्वीरें दिखाई और बताया कि मेल्विन मर चुका है। उसकी लाश उन्हें एक नदी में मिली। पुलिस को यह भी पता चल चुका था कि बेन चोरी छुपे मेल्विन के घर में घुसा था। ऑफिसर्स बेन से पूछने लगे कि वो मेल्विन के घर में क्या कर रहा था। तब बेन ने उन्हें मेल्विन की वो फाइल दिखाई, वो सारी बातें बताई, वो भयानक सपना, उसके शरीर में मिला वो इम्प्लांट, सब कुछ। बेन ने उनसे कहा कि कुवैत युद्ध में जरूर उनका ब्रेन वॉश किया गया था। उसके दिमाग में जानबूझकर ये बातें डाली गई थी कि रेमंड उनका हीरो है, ताकि रेमंड को आगे चलकर अमेरिका की पॉलिटिक्स में उतारा जा सके। मगर ये सब सुनकर FBI ऑफिसर्स हंस पड़े। एक ऑफिसर ने कहा, बेन, तुमने एक सपना देखा कि तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया है और सपने पर भरोसा करके इतने बड़े पॉलिटिशियन पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने चले गए। पागलपन की भी हद होती है। ये सुनते ही बेन ने गुस्से में उस ऑफिसर को जोरदार घूंसा मार दिया। ऑफिसर्स ने उसे उसी वक्त लॉकअप में बंद कर दिया। दूसरी ओर रेमंड की मां एलेनोर प्रेंटिस रेमंड की खैरियत पूछने आई हुई थी। उसने रेमंड से कहा, बेटे, मैंने तुम्हें समझाया था, तुम वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हो, तुम्हें इन छोटे मोटे लोगों से नहीं मिलना चाहिए। खैर, उस मेजर बेन को तो मैं उसके किए की कड़ी सजा दिलवा कर रहूंगी। मगर रेमंड ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं मदर, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप बेन को जेल से रिहा करवाएं। मैं बेन को जानता हूँ, एक सच्चा देशभक्त है। अगर उसे लग रहा है कि उसके और मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझसे गलती हो गई मॉम, मुझे बेन की मदद करनी चाहिए थी। लेकिन तभी एलेनोर ने रेमंड को एक फाइल दिखाई। उस फाइल में बेन की सारी डिटेल्स थी, यहाँ तक कि बेन इन दिनों कहाँ गया, उसने क्या खाया और किससे वो मिल रहा है, ये तक लिखा हुआ था। इससे साफ था कि एलेनोर बेन की जासूसी करवा रही थी। इसके साथ ही उस फाइल में बेन की मेडिकल रिपोर्ट भी थी, जिसके मुताबिक बेन को गल्फ वॉर सिंड्रोम था। दरअसल कुवैत की जंग से लौटने के बाद बेन का दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। उसे हेलुसिनेशन होते थे, जिसके कारण बेन को बहुत समय तक पागलखाने में भी रहना पड़ा था। एलेनोर ने आगे कहा, बेन की दिमागी हालत अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसलिए बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर ही रहो। रेमंड हमेशा की तरह अपनी माँ की बात मान गया। हालांकि उसने बेन पर कोई आरोप नहीं लगाया, जिस कारण FBI ने उसे छोड़ दिया। बेन वापस सीधा यूजीनी के अपार्टमेंट में लौट आया और बाथरूम में आकर अपने दांत टटोलने लगा। दरअसल उसने बड़ी ही चालाकी से रेमंड की पीठ से वो इम्प्लांट नोच लिया था और अब तक उसे अपने दांतों में छुपा कर रखा था। वो बाथरूम में आया और उसे बाहर निकाल लिया। कुछ समय बाद बेन एक साइंटिस्ट डॉक्टर डेल्प की लैब में था, जहाँ वो डॉक्टर माइक्रोस्कोप से उस इम्प्लांट की जांच कर रहा था। तभी उसे कुछ पता चला। उसने चौंक कर बेन से कहा, ये तो नामुमकिन है, इस चीज को तो होना ही नहीं चाहिए था। इस पर बेन ने पूछा कि आखिर ये क्या चीज है। डॉक्टर ने कहा, बेन, तुम मंचूरियन ग्लोबल के बारे में जानते ही होगे। वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, एक ऐसा कॉर्पोरेशन जिसके पास बेशुमार दौलत है और पॉलिटिकल पावर भी। उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। कई साल पहले मंचूरियन ग्लोबल ने मुझे हायर किया था एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए जिससे किसी इंसान की यादें मिटाई जा सके और उसके दिमाग में नई यादें इम्प्लांट की जा सके। हालांकि बाद में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था, लेकिन हो सकता है ये प्रोजेक्ट केवल कागजों में ही बंद हुआ हो। ये सुनकर बेन ने कहा, यानी कि डॉक्टर मैं सही था, कुवैत युद्ध की हमारी असली यादें मिटाई गई हैं और हमारे दिमाग में झूठी यादें डाली गई हैं। बेन ने पूछा, क्या वो मिटाई हुई यादें वापस लाई जा सकती हैं? इस पर डॉक्टर ने कहा, एक तरीका तो है, लेकिन उसमें रिस्क है, उससे तुम्हारी कुछ नई यादें भी मिट सकती हैं। बेन ने किसी भी हाल में डॉक्टर को वो तरीका आजमाने को कहा। डॉक्टर राजी हो गया। प्रोसेस शुरू होने से पहले बेन ने अपने हाथ में मंचूरियन ग्लोबल का नाम लिख लिया, ताकि अगर उसकी सारी मेमोरी चली जाए तो उसके पास ये सुराग बचा रहे। डॉक्टर ने बेन को पहले इंजेक्शन लगाया, जिससे बेन बेहोश हो गया और फिर उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देते ही वो अपनी यादों में गुम हो गया। उसे वो बातें याद आने लगी जब वो युद्ध में बेहोश हो गया था। उसके बाद जब उसे होश आया तो वो अपने साथियों के साथ एक हेलीकॉप्टर में था। उन्हें एक आइलैंड में ले जाया गया जहाँ खुफिया रिसर्च लैब थी। वहाँ उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। उन सभी की पीठ पर वो मेटल चिप इम्प्लांट की गई और उन सभी के सिर पर किसी तरह की मशीन लगा दी गई। उन्हें बार बार एक ही बात रटाई जा रही थी कि रेमंड शॉ एक हीरो है जिसने उन सब की जान बचाई।
रेमंड मेडल ऑफ ऑनर का असली हकदार है। ये झूठी कहानी रटाते हुए उन्हें स्क्रीन पर इस कहानी का एक एनिमेशन भी दिखाया जा रहा था ताकि उनके दिमाग में इस झूठी कहानी का दृश्य छप जाए। अगले ही दृश्य में बेन ने खुद को एक हॉल में बैठे देखा जहां मेल्विन, रेमंड और वो 2 सोल्जर इनग्राम और बैकर भी मौजूद थे जिन्हें इस मिशन में मरा हुआ बताया जा रहा था। वहीं एक पोस्टर भी था जिसमें वो टैटू वाली औरत थी और उनके पीछे खड़ा था वो डॉक्टर जिसने उनका ब्रेन वॉश कर दिया था। सोल्जर बिना सोचे समझे उसका हुक्म मान रहे थे। उस डॉक्टर ने बेन से सोल्जर इनग्राम को गोली मारने को कहा और बेन ने बिना एक पल सोचे उसे शूट कर दिया। फिर डॉक्टर ने रेमंड से सोल्जर बैकर का दम घोटने को कहा। रेमंड ने भी बिना एक पल सोचे बैकर का गला घोटकर उसे खत्म कर दिया। यानी कि वो 2 सोल्जर्स जिन्हें जंग में शहीद बताया जा रहा था वो इस तरह मरे थे। इसी के साथ बेन अपनी यादों से बाहर आ गया। उसे जब होश आया तो वो एक गार्डन में था, यूजीनी की गोद में सिर रखकर सोया हुआ था। उसे याद भी नहीं था कि वो यहाँ पहुंचा कैसे। बेन चौंक गया। यूजीनी ने उसे बताया कि वो 1 हफ्ते से उसके साथ ही है, यानी कि जैसा डॉक्टर डेल्प ने बेन को बताया था कि यादाश्त वापस लाने के प्रोसीजर में बेन की यादें मिट भी सकती हैं। ये उसी का साइड इफेक्ट था। बेन की बहुत सी यादें मिट चुकी थीं। उसे ये भी याद नहीं था कि वो न्यूयॉर्क किस काम के लिए आया था, मगर उसे यूजीनी याद थी। वो यूजीनी के साथ घर चला आया और कुछ दिन उसके अपार्टमेंट में ही रहा। ऐसे ही एक रात जब वो बाथरूम में था तभी उसने देखा कि वेंटिलेशन जाली के अंदर एक हिडन कैमरा लगा हुआ था। बेन समझ गया कि यहाँ उस पर नजर रखी जा रही है। यूजीनी जब सो रही थी तब बेन ने उसका सामान खंगाल कर देखा। उसमें से उसे ढेर सारे रिकॉर्ड टेप्स मिले। बेन उन्हें लेकर एक नेट कैफे में आ गया और उन टेप्स को सुनना शुरू किया। उन टेप्स में बेन जब यूजीनी से पहली बार मिला था तब से लेकर अब तक की उनकी सारी बातें रिकॉर्ड थीं। यानी कि यूजीनी बेन की जासूसी कर रही थी। हालांकि उन टेप्स का एक फायदा भी हुआ। बेन ने यूजीनी को अब तक उसके साथ जो भी हुआ सब बताया था। वो सारी बातें उन टेप्स में रिकॉर्ड थीं, जिससे उसे सब याद आ गया कि वो यहाँ क्यों आया है। तभी उसने अपने हाथ में मंचूरियन ग्लोबल लिखा हुआ देखा। उसने इंटरनेट पर मंचूरियन ग्लोबल के बारे में सर्च किया तो वहाँ उसे कंपनी के साइंटिस्ट के साथ उस डॉक्टर की फोटो भी दिखाई दी जिसने उसका ब्रेन वॉश किया था। वहाँ उसका नाम भी लिखा था डॉक्टर एटिकस नॉयल। बेन को मालूम चला कि नॉयल एक साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट है जो माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था, यानी कि वो लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना चाहता था। साथ ही वो ये भी मानता था कि किसी इंसान के दिमाग में बदलाव करके उनकी यादें मिटाई जा सकती हैं और नई यादें इम्प्लांट भी की जा सकती हैं। हालांकि नॉयल अपनी इस टेक्नोलॉजी से इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने का दावा करता था। वो लोगों को एक पॉजिटिव माइंडसेट देना चाहता था। उसका कहना था कि इस टेक्नोलॉजी से इंसान की बुरी और दर्दनाक यादें मिटाई जा सकेंगी, जिससे उस इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन बेन को पूरा यकीन था कि मंचूरियन ग्लोबल कंपनी ने जरूर नॉयल को हायर किया था। उससे वो माइंड कंट्रोल चिप बनवाई थी और सोल्जर्स का ब्रेन वॉश करके रेमंड को उनकी नजरों में मसीहा बना दिया था। रेमंड को वो एक स्लीपर एजेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। वे उसे अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठाना चाहते थे, शायद इसीलिए कि सरकार पर भी उनकी पकड़ हो। अब सारी सच्चाई बेन के सामने थी। मंचूरियन ग्लोबल का पर्दाफाश करने के लिए बेन को किसी भरोसेमंद इंसान की तलाश थी जो उस पर यकीन करे। इसी उम्मीद में वो सेनेटर थॉमस जॉर्डन से मिला। थॉमस रेमंड के ही पॉलिटिकल पार्टी का एक नेता था जिसे उसकी पार्टी ने पहले वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार के लिए चुना था, मगर फिर रेमंड की लोकप्रियता देखते हुए उन्होंने थॉमस की जगह रेमंड को टिकट दे दिया। थॉमस ही उस लड़की जोसलीन का पिता भी था जिससे रेमंड प्यार करता था। बेन ने थॉमस को वो सारे सबूत दिखाए जो उसने अब तक इकट्ठा किए थे और मंचूरियन ग्लोबल के मकसद का पर्दाफाश करने में उसकी मदद मांगी। थॉमस एक ईमानदार इंसान था। वो बेन की मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने मंचूरियन ग्लोबल और उसके साइंटिस्ट नॉयल के बारे में और जानकारी हासिल की और सीधा रेमंड और उसकी माँ एलेनोर से मिलने जा पहुंचा। उसने रेमंड को धमकाते हुए कहा, रेमंड, मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारी माँ मिलकर क्या खेल खेल रहे हो। मंचूरियन ग्लोबल कंपनी जिससे तुम्हारी माँ को इलेक्शन के लिए फंड मिलता है, उस कंपनी ने तुम्हें वश में कर रखा है। तुम्हें यही याद है ना कि कुवैत युद्ध में तुमने अकेले अपने सारे साथियों को बचाया और फिर तुम 3 दिन रेत के तूफान में फंसे रहे और फिर अमेरिकी मिलिट्री टीम ने तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन सच तो यह है कि कुवैत युद्ध में तुम पर जो हमला हुआ था वो मंचूरियन ग्लोबल ने करवाया था। वे लोग तुम्हें बेहोश करके सीक्रेट लैब में ले गए जहाँ डॉक्टर नॉयल ने तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का ब्रेन वॉश किया। तुम लोग 3 दिनों तक उसी लैब में कैद थे। ये बताकर थॉमस ने रेमंड को धमकाते हुए कहा, तुम्हारे पास 12 घंटे हैं, या तो इलेक्शन से नाम वापस लो वरना मैं FBI को सब बता दूंगा। ये कहकर थॉमस चला गया। रेमंड की आंखों में एक पछतावा भर आया था। उसने अपनी माँ से कहा, मदर, मुझे लगता है कि थॉमस और बेन सही कह रहे हैं। मेरा ब्रेन वॉश किया गया है, कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। बेन जिस सपने के बारे में बात कर रहा था वही सपने मुझे भी आते हैं। बस बहुत हो गया, अब मैं FBI को सच बता दूंगा। ये कहकर रेमंड वहाँ से जाने लगा, मगर तभी पीछे से उसकी माँ ने उसे पुकारते हुए कहा, रुक जाओ सार्जेंट शॉ, सार्जेंट रेमंड शॉ, सार्जेंट प्रेंटिस शॉ। बस इतना कहते ही रेमंड ठहर गया। वो अपनी माँ के वश में हो गया, यानी कि इस सारी साजिश के पीछे रेमंड की माँ एलेनोर ही थी।
दरअसल एलेनोर ने ही मंचूरियन ग्लोबल के साथ सौदा किया था कि वो उसके बेटे रेमंड को वाइस प्रेसिडेंट बनाने में मदद करें। रेमंड तो पहले से ही एलेनोर के हाथ की कठपुतली था। एलेनोर उसके जरिए खुद पावर में आना चाहती थी और मंचूरियन ग्लोबल एलेनोर का साथ इसलिए दे रही थी ताकि अगर अमेरिकी सरकार में उनका एक स्लीपर एजेंट होगा तो उनकी ताकत दोगुनी हो जाएगी। मगर अब थॉमस सच्चाई जान चुका था, वो उनका पर्दाफाश कर सकता था। इसलिए एलेनोर ने ट्रिगर वाले शब्द कहकर रेमंड को एक्टिवेट कर दिया। दरअसल नोएल ने शुरुआत में रेमंड के दिमाग में जो चिप इम्प्लांट किया था वही चिप रेमंड को एक रोबोट की तरह बना देती थी। वो 3 शब्द उस चिप को एक्टिवेट करने की चाबी थी। जो भी रेमंड के आगे वो 3 शब्द कहता, रेमंड उसके वश में हो जाता। जब उसे होश आता तो उसे पता भी नहीं होता कि उसने क्या किया है। एलेनोर ने उसे कंट्रोल करके उसे थॉमस को मारने भेज दिया। थॉमस हर सुबह अपने घर के पास मौजूद नदी में बोटिंग करने जाता था। रेमंड उसे उसी नदी में डुबोकर मारने लगा। तभी थॉमस की बेटी जोसलीन ने उसे देख लिया और जब अपने पिता को बचाने आई तो रेमंड ने उसे भी नदी में डुबाकर मार डाला। बदहवाशी में रेमंड ने अपनी ही प्रेमिका की जान ले ली थी, मगर उसे इस बात का एहसास ही नहीं था। थॉमस और उसकी बेटी की मौत की खबर आग की तरफ फैल चुकी थी। ये खबर सुनने के बाद बेन बहुत गुस्से में था। वो मंचूरियन ग्लोबल को मिटा देना चाहता था। उसे पूरा यकीन था कि यूजीनी भी मंचूरियन ग्लोबल की ही जासूस है। वो सीधा यूजीनी का अपार्टमेंट पहुंचा और सोई हुई यूजीनी का गला दबाकर उसे मारने लगा। पर तभी यूजीनी ने उस पर गन तान दी और बताया कि वो एक FBI एजेंट है। उसने बताया कि उन्हें मेल्विन के शरीर में भी एक इम्प्लांट मिला था और वो बेन की जासूसी इसलिए कर रही थी क्योंकि FBI को शक था कि बेन ने ही मेल्विन और अपने सारे साथियों की हत्या की है। लेकिन बेन ने यूजीनी की सारी गलतफहमी दूर कर दी। उसने बताया कि इन सब के पीछे मंचूरियन ग्लोबल कंपनी का हाथ है। वो रेमंड के जरिए इस देश की सरकार को कंट्रोल करना चाहते हैं। बेन ने यूजीनी से मदद मांगी। यूजीनी बेन से प्यार करने लगी थी। उसे बेन पर पूरा भरोसा था। वो राजी हो गई। अगले दिन इलेक्शन था। यूजीनी ने पोलिंग बूथ पर बेन को रेमंड से मिलवाया। रेमंड बहुत ज्यादा लाचार नजर आ रहा था। जब उसे थॉमस और अपने प्यार जोसलीन के मौत की खबर मिली तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था। उसे कहीं ना कहीं एहसास था कि उनका खून उसी के हाथों से हुआ है। उसने अपना मेडल ऑफ ऑनर भी बेन को सौंप दिया, ये कहकर कि वो इसका बिल्कुल भी हकदार नहीं है। इस पर बेन ने रेमंड को हौसला दिया और कहा कि वो उसकी मदद करेगा। बेन ने उससे पूछा कि मंचूरियन ग्लोबल का अगला कदम क्या है, लेकिन तभी रेमंड को उसकी माँ का फोन आया। रेमंड ने जैसे ही फोन उठाया, एलेनोर ने उसे वश में कर लिया और उसे बेन को फोन देने के लिए कहा। बेन ने जब फोन अपने कान पर रखा तो एलेनोर ने कहा, हेलो कैप्टन मार्को। कैप्टन बेनेट मार्को। बेनेट इज़ेकियल मार्को। बस एलेनोर के इतना कहते ही बेन भी उसके वश में हो गया। यानी कि नोएल ने बेन को भी एक स्लीपर एजेंट बना दिया था जो अब एलेनोर के वश में था। कुछ समय बाद रेमंड अपने कमरे से निकलकर चला गया, लेकिन जब बेन बाहर नहीं आया तो यूजीनी अपने साथियों के साथ फौरन अंदर गई, लेकिन बेन वहां से गायब था। वो पीछे के दरवाजे से निकल गया था। कुछ ही देर में इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। रेमंड को भारी मतों से जीत मिली, पर एलेनोर की साजिश अभी खत्म नहीं हुई थी। वो रेमंड को वाइस प्रेसिडेंट नहीं बल्कि प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बिठाना चाहती थी। उसका प्लान साफ था। वो आज शाम रेमंड की जीत को सेलिब्रेट करने वाली थी, जहां प्रेसिडेंट भी मौजूद रहेंगे। एलेनोर बेन के हाथों प्रेसिडेंट को मरवा देगी और प्रेसिडेंट के मरते ही रेमंड खुद ब खुद वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट की कुर्सी पे आ जाएगा। प्लान को अंजाम देने से पहले एलेनोर अपने बेटे को समारोह के लिए तैयार कर रही थी। उसने अपने बेटे को वश में किया और उसे अपना सारा प्लान समझाया। इसी के साथ समारोह की शुरुआत हुई। एलेनोर ने सारा इंतजाम कर लिया था। रेमंड के बॉडीगार्ड भी उससे मिले हुए थे। उन्होंने बेन को पार्टी हॉल के वेंटिलेशन कंपार्टमेंट तक पहुंचाया और उसे स्नाइपर राइफल भी थमा दी। बेन एलेनोर के वश में था। उसके आदेश के अलावा वो कुछ सोच भी नहीं सकता था। बेन ने खास जगह निशाना साध लिया जहां कुछ सेकंड्स बाद प्रेसिडेंट खड़े होते और उसी वक्त बेन को गोली चलानी थी। अगले ही पल प्रेसिडेंट उस जगह पर आकर खड़े हो गए। बेन ने जैसे ही ट्रिगर दबाया तभी रेमंड अपनी मां के साथ डांस करता हुआ प्रेसिडेंट की जगह पर आकर खड़ा हो गया। गोली रेमंड और एलेनोर दोनों के आर पार हो गई। दोनों मारे गए। दरअसल इस बार रेमंड अपनी मां के वश में नहीं हुआ था। उसके अंदर अपने प्यार को खोने का जो दर्द था, उसे अपने ही हाथों से मार देने का जो पछतावा था, वो उसके दिमाग पर हावी हो गया। उसकी माँ जब उसको अपना प्लान समझा रही थी तो उसने उसी पल अपनी और अपनी गद्दार माँ की मौत का प्लान बना लिया था, जिसे उसने सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया। उधर बेन को आदेश मिले थे कि गोली चलाने के बाद वो खुद को खत्म कर ले। बेन खुद को मारने ही वाला था कि तभी ऐन मौके पर यूजीनी वहां आ गई। उसने बेन के कंधे पर गोली मारकर उसे अपनी जान लेने से रोक दिया। बेन की बदौलत FBI को अब मंचूरियन ग्लोबल की साजिश का पता चल चुका था। उन्होंने रेमंड और एलेनोर की मौत का इल्जाम मंचूरियन ग्लोबल के ही एक मरे हुए कॉन्ट्रैक्टर पर डाल दिया, जिससे कंपनी की काफी बदनामी हुई और उनकी साजिश भी दुनिया के सामने आ गई। कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए और बेन और उसके शहीद सोल्जर्स को इंसाफ मिल गया। इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो गई।
दोस्तों उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्म की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।